नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस की तैयारी की इस शानदार यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और मार्गदर्शक सोनम। आज हम यूपी स्पेशल सामान्य परिचय और प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आगामी यूपी पीसीएस एग्जाम के क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम ज्ञान का ये सफर। तो सबसे पहले हम यूपी के सामान्य परिचय के परिचय करेंगे। उत्तर प्रदेश को ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश या मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जबकि ब्रिटिश काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश इसका नाम 24 जनवरी 1950 को रखा गया। यह भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित गंगा का मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी भौतिक विस्तृत 2,40,998 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 20.42 करोड़ है, और यह राज्य विविधताओं से पूर्ण है। अपनी समृद्ध विरासत, सुंदर परिदृश्य और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान के कारण उत्तर प्रदेश को अक्सर भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो जानते हैं हम उत्तर प्रदेश के बारे में। अंग्रेजों ने आगरा और अवध को एक प्रांत के रूप में स्थापित किया और इससे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता है। 1935 में इसका नाम संक्षिप्त रूप से संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। भारत के आजादी के कुछ वर्षों के बाद मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उत्तर प्रदेश दिवस 2025 का मुख्य थीम था विकास, विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद यह चौथा राज्य है। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। वर्ष 1920 में सरकार का मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। भौगोलिक विस्तार में अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर है। देशांतर 77 डिग्री 31 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व है। उत्तर दक्षिण में विस्तार 240 किलोमीटर का है और पूर्व पश्चिम विस्तार 650 किलोमीटर का है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है और पूरे देश के लिए यह मानक समय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सीमाएं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। इसके साथ ही नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है प्रयागराज में और इसका खंडपीठ है लखनऊ में। इसमें कुल 18 प्रमंडल और 75 जिले हैं। केरल, मेरठ और लखनऊ प्रमंडल में 6 जिले हैं। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, वहीं सबसे छोटा जिला हापुड़ है। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें और विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। नेक्स्ट है राजकीय चिन्ह और प्रतीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक में प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम को दर्शाता हुआ एक मुहर है। इसमें 3 धाराएं दिख रही है।
इस मुहर में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मत्स्य अवतार के प्रतीक के रूप में एक जोड़ी पौराणिक जलीय जीव को दर्शाया गया है। तो यह है मछली का एक जोड़ा इस साइड और एक जोड़ा इस साइड, जिन्हें अवध क्षेत्र का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही धनुष और तीर की जोड़ी भी दिखाई गई है, जो भगवान श्री राम और उनके नगर अयोध्या का प्रतीक है। प्रतीक के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। यह पौधा लेमेयुग्म परिवार का सीसा लिपिनियोइड उपप्रजाति से संबंधित है। अशोक वृक्ष को शांति का प्रतीक माना जाता है और इसे अक्सर मंदिर के समीप या उपवन में लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेसू भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। यह पुष्प अपनी चमकदार लाल नीली रंगत और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। तो हमने विजुअली रिप्रेजेंटेशन भी दिया है ताकि आपको याद भी रह सके। नेक्स्ट है राजकीय पशु। राजकीय पशु बारहसिंघा है। इसका अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम रूसरबस डुआसेली है। बारहसिंघा अपने घने सिंघों और नम भूमि में रहने की प्रकृति के कारण विशेष पहचान रखता है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटिगोना है। सारस अपनी ऊंची कदकाठी, सौम्य स्वभाव और जीवन भर के लिए जोड़ी बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक पड़ोसी देशों से सीमा लगती है। तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्व में बिहार और झारखंड है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जिला और समवर्ती पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसमें 11 जिले हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से 7 जिले लगते हैं: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। नेपाल से 7 जिले लगते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर एक नया राज्य बना। उत्तराखंड से 7 जिले की सीमा साझा होती है: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से 6 जिले: सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और शामली। राजस्थान से दो जिले, मथुरा और आगरा। हिमाचल प्रदेश से 1 जिले, सहारनपुर। झारखंड से 1 जिले की सीमा साझा होती है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से 1 जिला, सोनभद्र। और दिल्ली से 2 जिले अर्थात गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा दिल्ली से लगती है। यानी कि उत्तर प्रदेश से एकमात्र यूटी जिसकी सीमा लगती है वह है दिल्ली, और एकमात्र पड़ोसी देश है तो वो है नेपाल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्यों के जिले। मध्य प्रदेश के 14 जिले सीमा साझा करते हैं: मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। बिहार के 8 जिले यूपी से सीमा साझा करते हैं: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। उत्तराखंड के 5 जिले सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ: देहरादून, हरिद्वार,
पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। हरियाणा के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवातू। राजस्थान के 2 जिले साझा करते हैं, भरतपुर और धौलपुर। हिमाचल प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला यूपी के साथ सीमा साझा करता है, वह सिरमौर। झारखंड से भी एकमात्र जिला गढ़वा झारखंड से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला बलरामपुर यूपी से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से घिरा है, तो इस अनुसार ये भी वीवीआई फैक्ट हुआ। सोनभद्र की सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगता है। और एनआरसी में शामिल यूपी के 8 शहर हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, वहीं सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़, क्षेत्रफल 660 किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनगणना। 1749 में स्वीडन साम्राज्य में कराई गई जनगणना। देश भर में सभी निवासियों को शामिल में पहली बार जनगणना तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1871-72 में करवाया गया। वहीं वर्ष 1881 में रिपन ने जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित करने की प्रक्रिया बनाई। 15वीं यह 2011 का जनगणना यह समग्र रूप से 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित किया जाता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के आंकड़े को 31 मार्च 2011 को जारी किया गया। वर्ष 2011 के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। जनगणना 1931 में अंग्रेज द्वारा अंतिम जातिगत आधारित करवाया गया था और जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगन के बाद 2027 में क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव है। भारत की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 98,12,341। पुरुष की जनसंख्या 10,44,80,510 यानी कुल जनसंख्या का 52%। महिला 9,53,31,31,831 कुल जनसंख्या का 47.72%। एसटी की जनसंख्या 4,13,57,608। एसटी की जनसंख्या 11,34,273। भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 16.51%। शीर्ष जनसंख्या वाला राज्य पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार। दशकीय वृद्धि, भारत की दशकीय वृद्धि 17.7%, यूपी का 20.23%। शहरीकरण, भारत का 31.15%, यूपी का 22.28%। जनसंख्या घनत्व, यूपी भारत का 382, यूपी का 829। लिंगानुपात, भारत का 943, यूपी का 912। बाल लिंगानुपात, भारत का 918, यूपी का 902। साक्षरता दर, भारत का 74.04%, यूपी का 67.72%। पुरुष साक्षरता दर, भारत का 82.14%, उत्तर प्रदेश का 77.28%। महिला साक्षरता दर,
भारत का 65.46%, यूपी का 57.18%। जनसंख्या वार जिलों की रैंकिंग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। शीर्ष 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर है। साक्षरता आधारित जिलों की रैंकिंग। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर और शीर्ष 5 साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती और न्यूनतम साक्षरता में सबसे अंतिम स्थान श्रावस्ती का है। उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, बदायूं, फिर रामपुर। जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का 3971, वाराणसी का 2395, लखनऊ का 1816। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ललितपुर का 242, सोनभद्र का 270, हमीरपुर का 275। उच्चतम लिंगानुपात वाले जिले जौनपुर का लिंगानुपात 1024, आजमगढ़ का लिंगानुपात 1019, देवरिया का लिंगानुपात 1017। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत और हमीरपुर। शिशु लिंगानुपात में उच्चतम बलरामपुर का है और न्यूनतम बागपत का है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले बागपत है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले 3 है, सोनभद्र, बलिया और देवरिया। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। शहरी ग्रामीण जनसंख्या गाजियाबाद में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या गाजियाबाद, फिर लखनऊ, उसके बाद कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ है। श्रावस्ती में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ग्रामीण जनसंख्या में सबसे पहले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। 10 की वृद्धि में गौतम बुद्ध नगर का 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रहा है। इसके बाद गाजियाबाद का स्थान आता है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती। कानपुर नगर की 10 की वृद्धि दर सबसे कम रही है और धर्म के आधार पर जनसंख्या सबसे अधिक मुस्लिम, पहले स्थान पे हिंदू, दूसरे स्थान पे मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा ईसाई, 5वां जैन और 6वें नंबर पे है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 0.6%। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है और थारू जनजाति अपने मृत परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार के दिन के रूप में दिवाली को शोक का उत्सव मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले सोनभद्र, बलिया और देवरिया है। वहीं सबसे कम अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जिला बागपत है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल सीमा बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत पर तराई मैदान में रहने वाले स्थानीय लोगों का एक निर्जातीय समूह है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की कुल जनसंख्या 1,05,291 है, जिसमें 53,687 पुरुष और 51,604 महिलाएं हैं। अगरिया जनजाति दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाई जाती है। यह जनजाति अपने कौशल के लिए जानी जाती है और इस समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से लौह और मैग्नीज के निष्कर्षण में शामिल होते हैं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाया जाता है। बैगा जनजाति आयुर्वेद दवाओं के पारंपरिक ज्ञान के लिए जाना जाता है और वन आधारित आजीविका में कुशल होता है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है।
वे लोहे के काम में अपना कौशल के लिए जाने जाते हैं और पारंपरिक रूप से लौह औजार निर्माण में शामिल होते हैं। घासिया सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में पाया जाता है। इनकी आजीविका कृषि और वन आधारित है। कोल पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। ये टोकरी बुनाई में अपने कौशल के लिए जाना जाता है और पारंपरिक रूप से बांस और बेत की टोकरियों के उत्पादन में। खरवार दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में पाया जाता है। ये जनजाति मुख्य रूप से कृषि और वन आधारित आजीविका में संलग्न होती है। नेक्स्ट है सहरिया, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम झांसी और ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली राज्यपाल और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मॉर्गन स्वतंत्रता से पहले और विधु भूषण मलिक स्वतंत्रता के बाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त जस्टिस विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल आजादी के बाद। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बक्सी तालाब लखनऊ। एशिया का पहला डीएनए बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रथम आपातकाल फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक लगाया गया। यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल यानी कि आजादी से पहले का हरकोट बटलर। आगरा के प्रथम राज्यपाल सर सीटी मेटकॉफ। अवध और आगरा संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स जॉन डिगेस लाट टैचे। अवध का प्रथम नवाब सादत अली खान। कांग्रेस का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में। यूपी का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की सिविल सर्विस इंजीनियर्स और हिंदू विश्वविद्यालय। मेडिकल कॉलेज सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। इसका पहले नाम थॉमस कॉलेज था। पहला कृषि विश्वविद्यालय जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय। पहला उर्दू अकादमी लखनऊ। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय जगत गुरु भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय वर्ष 1791 में वाराणसी में जोनास डंकन के प्रयास द्वारा किया गया था। यूपी की पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो। पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 मेरठ के पास जो हरियाणा राज्य के लोहारू से जुड़ता है। पहला रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन 1859 में। पहली ट्रेन प्रयागराज से कानपुर के बीच 1859 में चला। पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क बक्सी तालाब लखनऊ में। डीएनए बैंक बायोटेक लखनऊ में। पहला वाईफाई स्मारक ताजमहल 2015 से। पहला फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। यूपी का पहला रामसर साइट ऊपरी गंगा का मैदान 2005 में बनाया गया। यूपी का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व। पहला चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली साहब चिड़ियाघर लखनऊ। पहला विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला और ताजमहल। उत्तर प्रदेश
पहले भारत रत्न पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को, प्रथम महिला भारत रत्न इंदिरा गांधी को, पहला पद्मश्री पुरस्कार अखिल चंद्र मिश्रा को, पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार मोना चंद्रवती गुप्ता को, पहला पद्म भूषण पुरस्कार अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त और एस नारायणी शास्त्री को, पहली महिला पद्म भूषण रामेश्वरी नेहरू को, पहली पद्म विभूषण पुरस्कार पंडित विजयालक्ष्मी पंडित को दिया गया। नेक्स्ट है यूपी के यूनेस्को में विश्व स्थल। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति विश्व भर में मानवता के उत्कृष्ट मानी जाने वाली संस्कृति और विरासत की पहचान है। विश्व की संस्कृति और प्रकृति धरोहर की सुरक्षा संबंधी अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत किया गया, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अंगीकृत किया गया। किसी भी स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा तभी मिलता है जब इसका विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य हो और वह कम से कम 10 मानदंडों को पूरा करता हो। वर्तमान में भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 35 संस्कृति, 7 प्रकृति, एक मिश्रित और एक नया जोड़ा गया मराठा सैन्यवाड़ा शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का एकमात्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल है। 1983 में भारत के 4 स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जिसमें अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, आगरा का किला और ताजमहल है। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यह मान्यता प्राप्त करने वाली 44वीं संपत्ति बन गई है। यह वैश्विक सम्मान भारत के चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है, जो इसकी स्थापत्य कला की उत्कृष्टता, क्षेत्रीय पहचान और ऐतिहासिक निरंतर परस्पर परंपराओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा का किला, जिसे लाल किला, फोर्ट रूज या किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 1555 में बादलगढ़ के अवशेष पर करवाया और इसे वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ताजमहल वर्ष 1983 में इसे भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह इंडो इस्लामिक वास्तु शैली का प्रमुख उदाहरण है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ और इसके वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, जिसे विजय का शहर भी कहा जाता है, मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था और 1571 और 1573 के बीच इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अंतिम विश्व धरोहर स्थल प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ वाराणसी। गंगा और वरुणा नदी के संगम पर वाराणसी जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ है। यहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। यह प्राचीन बौद्ध स्थल 1988 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, जिसमें स्मारक को 2 समूह शामिल किया गया है। ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित नदी तट। पवित्र शहर वाराणसी विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। गंगा नदी के 6.5 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट और घाटों को 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। इसमें कुल 88 घाट शामिल थे। प्रतिष्ठित ब्रोकेड साड़ी। वाराणसी की साड़ी बुनाई पारंपरिक आज भी मूल रूप से विरासत बनी हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी अपने मूल घरों में रहकर करके सक्रिय है। साड़ियों के उपयोग में होने वाले डिजाइन और मोटिफ्स स्थापत्य कला से प्रेरित होते हैं।
बनारस शहर की जनसंख्या का 25% भाग बुनकरों का है और उनकी उपस्थिति इस शहर में 300 से लेकर 1000 वर्षों तक मानी जाती है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, यूपी में महत्वपूर्ण संस्थान वाराणसी में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। चीन राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊ। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ। औषधि औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ और भारतीय अनाज भंडार अनुसंधान संस्थान हापुड़ में है। नेक्स्ट है यूपी का प्राचीन इतिहास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल पूरा पाषाण युग, आद्यैतिहासिक काल कांस्य युग, ऐतिहासिक काल लौह युग। प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में, आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युग को सिंधु घाटी सभ्यता में, वहीं ऐतिहासिक काल को वैदिक काल, महाजनपद बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल। मुख्य उपकरण क्वार्टरजाइट पत्थर के औजार। बेलन घाटी प्रयागराज में। प्रमुख स्थल छतरपालिया, महूगढ़ और परिधिया। उत्खननकर्ता प्रोफेसर GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। विशेष खोज लोहंदा नाला क्षेत्र में मातृदेवी की निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई। अन्य स्थल सिंगरौली घाटी सोनभद्र, चकिया चंदौली में और नीही और गोपुरी बांदा में। मध्य पाषाणकालीन स्थल। इस काल के मुख्य विशेषताएं थी पाषाण काल की तुलना में छोटे औजार, जिसमें प्रमुख स्थल में प्रतापगढ़ जिला, सराय नाहर राय, यहाँ से 15 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। महदाहा, दैमाबाद से 1 कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। प्रयागराज, चौपानी मांडो, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला है। मिर्जापुर, मोरहाना पहाड़ से रथों और घोड़ों के शैल चित्र का प्रमाण मिला है। सोहागी घाटी विश्व का पहला स्थल जहां वर्ष 1867-68 में शैल चित्रों की खोज हुई। इसके खोजकर्ता है मध्य पाषाण काल के कालीन स्थल के खोजकर्ता आर्कीवॉल्ड कार्लाइल। वाघाई खोर, लेखिया और बैधा और पुटपुरीहबा इसके प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन स्थल। इस काल में पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल की तुलना में छोटे और अधिक धारदार हो गए। लहुरादेव संत कबीरनगर से धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं और भारत का प्रारंभिक नवपाषाण स्थल है और यहाँ से झूम कृषि का प्रमाण मिला है। कोलडीहवा प्रयागराज जिले में मिट्टी बर्तन के टुकड़े में धान के दाने, भूसी और पुआल के अवशेष मिले हैं। यह स्थल विश्व में धान के सबसे पहले साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। महगरा प्रयागराज जिला में यह भी एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जहां कृषि और मानव निवास के प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के स्थल। सिंधु सभ्यता ताम्रपाषाण काल यानी पाषाण युग, ताम्र और पाषाण युग से संबंधित है, जिसमें तांबे के औजार का प्रयोग होता था
और चित्रित धूसर मृद भांड पाए जाते थे। आलमगीरपुर मेरठ में यह स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1959 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसमें कुलास और बरगांव के नाम से जाना जाता है। मांडी और करैना सहारनपुर जिले में यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को दर्शाता है। सनौली बागपत जिला में यहाँ से रथ, तांबे की तलवार और कब्रों के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत की प्राचीन युद्ध संस्कृति की झलक देता है। मानपुर बुलंदशहर जिला में यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक युग। लौह युग के प्रमुख स्थल। इस काल में लोहे के औजार और कलाकृतियां विकसित हुई। लौह युग के प्रमुख स्थल हैं मल्हार चंदौली जिला में लौह युग का प्रमुख स्थल है। अन्य प्रमुख स्थल जहां लौह युग के औजार मिले हैं अहिछत्र बरेली में, हस्तिनापुर मेरठ में, अतरंजी खेरा एटा, मथुरा, श्रावस्ती, काम्पिल फर्रुखाबाद में। और प्रमुख मृद भांड में चित्रित धूसर मृद भांड जिसे पीजीडब्ल्यू कहा जाता है। वहीं उत्तरी कृष्णामर्जित मृद भांड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के वैदिक युग। वैदिक युग का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश क्षेत्र का नाम आर्यवर्त नामक भूभाग का हिस्सा था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के प्राचीन काल में हिंदू धार्मिक प्रदेशों के रूप में रखा गया है। वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और इसकी रचनाएं इसी काल में हुई। वैदिक काल का कालखंड और भौगोलिक विस्तार। वैदिक काल का विस्तार उत्तर प्रदेश से पूर्वी बंगाल वैदिक काल का विस्तार उत्तर भारत से पूर्वी बंगाल और उत्तर प्रदेश तक हुआ। कुरु और पांचाल जैसे बड़े राज्य गंगा और सरस्वती के दोआब में स्थित थे और प्रारंभ में वैदिक काल केवल पंजाब और सिंध तक ही सीमित था। कुरु साम्राज्य और उसका विस्तार। कुरु साम्राज्य का क्षेत्र मेरठ से दिल्ली और थानेश्वर तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर या अंशित असंधिवत भी था। महाभारत की कथा में कुरु वंश से जुड़ा हुआ है। कुरु राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक हुआ, जहां कंपिल इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के महाजनपद। महाजनपद युग को द्वितीय नगरीकरण युग के रूप में भी जाना जाता है, जो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में विकसित हुआ। महाजनपद के विस्तार में योगदान देने वाले कारक हैं उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, समृद्ध कृषि व्यवस्था, बड़ी मात्रा में लौहयस्क, गंगा और यमुना नदियों की उपस्थिति के कारण जल संसाधनों के प्रचुरता। और इन सभी कारणों के कारण उत्तर प्रदेश में महाजनपद का विकास और विस्तार हुआ। प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथ महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख है। 16 महाजनपद में कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी और चेदी। तो महाजनपद और उससे संबंधित तथ्य भी हम जान लेते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक में मेरठ से दिल्ली तक है और यह महाजनपद के बाद गणराज्य प्रणाली में परिवर्तित हो गया। और महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष का वर्णन करता है। कोसल राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक स्थल अवध क्षेत्र। कोसल में कपिल वस्तु के साके का जनजातीय गणराज्य क्षेत्र भी शामिल था और कपिल वस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध के समकालीन भी था। पांचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी।
आधुनिक स्थल वर्तमान में पांचाल, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। प्रसिद्ध शहर कन्नौज पांचाली साम्राज्य में स्थित था। बाद में शासन का स्वरूप राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक में मथुरा है। मेगास्थनीज के समय यह कृष्ण पूजा का केंद्र माना जाता था और जैसा कि हम सभी अपने ग्रंथों में भी पढ़े हैं कि मथुरा में कृष्ण का संबंध था। अवंतीपुत्र या अवंती बुद्ध का शिष्य सूरसेन का शासक था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आधुनिक में प्रयागराज में स्थित है। वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह महाजनपद शासन के लिए राजतंत्रीय स्वरूप का अनुसरण करता था। व्यापार और अन्य गतिविधियों के लिए जाना जाता था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। आधुनिक में देवरिया, गोरखपुर, पडरौना और कुशीनगर में है। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और भगवान महावीर ने पावा में निर्वाण प्राप्त किया। मल्ल एक गणतंत्रीय व्यवस्था वाला जनपद था, तो इस हिसाब से ये मल्ल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी की राजधानी वाराणसी है। आधुनिक स्थल भी वाराणसी है। इस शहर का नाम मत्स्य पुराण में वर्णित वरुणा और असी नदी के नाम पे रखा गया है। कोसल ने काशी पर अधिकार कर लिया। चेदी की राजधानी सुक्तमती वर्तमान में बांदा बुंदेलखंड का क्षेत्र है। चेदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चेदी के शासक शिशुपाल था और वसुदेव कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल का वध कर दिया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बौद्ध स्थल में वाराणसी है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ की यात्रा की और वाराणसी के पास सारनाथ में 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया और धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद बौद्ध धर्म की नींव रखी गई, जो न केवल भारत बल्कि चीन और जापान जैसे दूरस्थ देशों तक फैला। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को बुद्ध का प्रथम उपदेश माना जाता है और सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप वह पवित्र स्थल है जहां पहली बार बुद्ध की वाणी गूंजी। गौतम बुद्ध ने अपने संन्यास के दौरान अधिकतम समय श्रावस्ती में बिताया था। बुद्ध ने 19 वर्ष जेतवन बिहार में और 6 वर्ष पूर्वराम या कुब्बाराम बिहार में बिताए। ये दोनों मठ श्रावस्ती में स्थित है। बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती की पहचान राप्ती नदी के तट पर सेहत मेहत के अवशेष से की गई। यह प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी थी और बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने तीर्थिका धर्मियों को भ्रमित करने के लिए अपने सबसे बड़े चमत्कार किए थे। इन चमत्कारों में बुद्ध द्वारा अपनी अनेक छवियां उत्पन्न करना शामिल किया गया। कुशीनगर बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और कुशीनगर में स्थित रामभार स्तूप उस पवित्र स्थल पर निर्मित है जहां मल्ल लोगों ने भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। यह स्तूप बुद्ध की अस्थियों के एक हिस्से के लिए बनाया गया है। रामाभार स्तूप 49 फीट लंबा और अब एक बड़ा ईंट का टीला है। यहीं पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म के स्थल अयोध्या। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ, जिसमें अजीतनाथ दूसरे, अभिनंदननाथ चौथे, सुमितनाथ पांचवें और अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर का जन्मभूमि है। वाराणसी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व में बनारस में हुआ था। काशी सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा और श्रेयांश का जन्मस्थल है। श्रावस्ती संभवनाथ का जन्मस्थल है। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, जो दक्षिण बिहार में स्थित था।
इस साम्राज्य ने जैन और बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति मगध में हुई थी, जो इसका प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपद था। हर्यक वंश शासकों का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक। कालक्रम शासकों का कालक्रम, पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार को श्रेनिक या सैनिय के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ की। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया। दहेज में काशी को प्राप्त किया और काशी से उसे प्रचुर मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था। वैशाली के लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी चेलना या चेल्लन्ना से विवाह किया। मद्र के शाही परिवार की राजकुमारी खेमा या छेमा से विवाह किया। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान बिंबिसार के, वह वर्तमान महावीर और गौतम और बुद्ध दोनों का समकालीन था। उसने अपने शाही चिकित्सक जीवक को अवंती के राजा प्रदोत के इलाज हेतु उज्जैन भेजा, जो पीलिया से पीड़ित थे। सैन्य व्यवस्था, बिंबिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने के लिए पहला राजा माना जाता है। नेक्स्ट है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी राजा बना उसने अपने पिता की हत्या करके ही राजा बना। वह अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध था। उसने गंगा नदी तट पर पाटली नामक गांव में राजगृह का किला और एक निगरानी किला बनवाया। उसके शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उदयन का शासनकाल 460 से 440 ईसा पूर्व। उसने सोन गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। उसके पुत्र कालाशोक ने उन्हें आधिकारिक रूप से शासन संभाला। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बाद में महापद्मनंद ने नाग वंश का अंत किया और नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का शासनकाल 344 से 323 ईसा पूर्व। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 2 उपाधियां धारण की, सर्वछत्रांक, जिसका अर्थ होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, उग्रसेन, विशाल सेना का स्वामी। पुराणों में महापद्मनंद को एकराट अर्थात एकमात्र सम्राट कहा गया है। अंतिम नंद शासक धनानंद था। उसने शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और ग्रीक ग्रंथों में धनानंद को एग्रामस या जैनद्रामस के नाम से वर्णित किया गया है। नंद वंश का पतन। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से नंद वंश का अंत किया और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की, जिसे महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। यह मौर्य का तीसरा सम्राट था। अशोक ने खुद को धर्म या धार्मिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म से जुड़ गया। उसने कई विहार, स्तूप आदि का निर्माण करवाया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक के सबसे प्रसिद्ध स्तंभ अशोक सिंह स्तंभ स्थापित करवाया गया। अशोक ने सारनाथ में कई सुंदर स्तूप और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया था। अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख के बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया।
शिलालेख मेरठ से, स्तंभ शिलालेख और विच्छेद शिलालेख सारनाथ से, स्तंभ शिलालेख 1 से 6, रानी का शिलालेख और विच्छेद शिलालेख प्रयागराज में मिला। अशोक ने संघ के सदस्यों से आग्रह किया कि वे संघ में विभाजन पैदा न करें और मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करा दिया। लघु शिलालेख कौशाम्बी में और लघु शिलालेख मिर्जापुर के पास अहरौरा में मिला है। शीर्ष हाथी शीर्ष संसिका फारुखाबाद में मिला है। शिलालेख टोपरा में मिला है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। शुंग वंश का शासनकाल 150 ईसा पूर्व से 773 ईसा पूर्व। राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। वह ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। महाभारत के रचयिता पतंजलि दोनों यज्ञों के पुरोहित थे। बौद्ध स्रोत उन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी रूप में संदर्भित करता है तथा यह दिखाने का पर्याप्त तथ्य है कि उसने बौद्ध कला को संरक्षण भी मिला। उनके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश के भरूच में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया और साथ ही स्तूप के उन्नत प्रवेश द्वार द्वारा रेलिंग का निर्माण शुंग के शासनकाल के दौरान किया गया था। उनका उत्तराधिकारी पुत्र अग्निमित्र था और जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक भी था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कन्नब वंश का शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व। वसुदेव कन्नब ने कन्नब वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। आंध्र या इसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इसके संस्थापक का नाम तिमुक था। इस वंश के तीसरे राजा त्रिशतकर्णी थे जिन्होंने पश्चिमी मालवा और बारार पर विजय प्राप्त की। इस वंश का 17वां शासक हाल था। उसने अपनी पुस्तक गाथा सप्तशती के लिए प्रसिद्ध हुई जिसे सतासाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का शासक गौतमी सतकर्णी 106 से 130 ईस्वी। इस वंश का सबसे महान शासक नासिक और नादेर शिलालेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल पर प्रकाश डाला गया है। पुलमावी चतुर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। तीसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन वंश के पतन के पश्चात इक्ष्वाकु वंश ने उसका स्थान ले लिया। भूमि अनुदान जिन्होंने ब्राह्मण और बौद्धों को राजकोषीय और प्रशासनिक छूट के साथ भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की। सातवाहन का सबसे बड़ा बंदरगाह पश्चिम दक्कन पर स्थित कल्याणी बंदरगाह था। पूर्वी तट पर गंडकसेल और गंजम महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सातवाहनों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। कलिंग पर छेदी वंश। इस वंश का इतिहास इसके तीसरे शासक खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। गुप्त वंश की राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य आधार रहा उत्तर प्रदेश, जहां प्रयाग उसकी सत्ता का केंद्र बना। गुप्तों ने अनुगंगा यानी मध्य गंगा बेसिन, मगध साकेत, अयोध्या, प्रयाग, आधुनिक प्रयाग पर शासन स्थापित किया। इलाहाबाद स्तंभ लेख और महरौली स्तंभ लेख जैसे अभिलेखों से गुप्तों के शासनकाल की उपलब्धि का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को महाराजा के रूप में वर्णित किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था। उसने मगध, साकेत और प्रयाग पर गुप्त वंश का अधिकार स्थापित किया। विभिन्न क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्तों के समय व्यापार वाणिज्य फला फूला और इस काल में स्थापत्य कलाएं भी जोर पर थी। इसलिए भी इस काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है।
गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है और यह साम्राज्य 200 वर्षों तक उत्कर्ष पर रहा और स्कंदगुप्त के शासन के बाद कमजोर शासकों के कारण इसका पतन नहीं हो पाया। गंगा घाटी में गुप्त वंश के बाद मौखरी वंश और पुष्यभूति वंश ने शासन किया। पश्चिम भारत में गुप्तों के उत्तराधिकारी गुर्जर और प्रतिहार वंश बने। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ और भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात में निर्माण गुप्त काल में हुआ। उस युग को वास्तुकला का उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल के अभिलेख। बिलसर शिलालेख एटा जिला गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम का सबसे पुराना अभिलेख है। गढ़वा पाषाण शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का शिलालेख है। भीतरी शिलालेख गाजीपुर जिला, इसमें स्कंदगुप्त के शासन का वर्णन है। मथुरा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल क्षतिग्रस्त अभिलेख है। कमरदंडा शिलालेख फैजाबाद जिले में, यह एक लिंग पर उत्कीर्ण है जो पत्थर से बना हुआ है और फैजाबाद जिले में भराधी दीह नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह कुमारगुप्त के शासन से संबंधित है। मानकुवर शिलालेख प्रयागराज में, यह कुमारगुप्त के शासन से संबंधित है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, का उदय हुआ। इसके संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश का अंतिम शासक था, जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक था। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के अधिकांश भाग को एकीकृत किया और लगभग 4 दशक तक शासन किया। उसकी राजधानी कन्याकुब्ज थी, जो बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र बना। हर्ष का शासनकाल में भारत में सामंतवाद का शुरुआत हुआ। उसने गांव के रूप में भूमि दान में दी, जिससे स्थानीय जमींदारों की शक्ति वृद्धि हुई। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे छोटे राज्यों में बिखर गया। तो दोस्तों, हमारा ये यूपी स्पेशल में यूपी का सामान्य परिचय और यूपी का प्राचीन इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम या तो यूपी का हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी करवाएंगे। आपको नेक्स्ट क्लासेस में किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए, कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा कि अभी नवरात्रा चल रहा है, आज नवरात्रि का 7वें दिन है, इसके आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ और सफल जीवन प्रदान करे।